सो हाय, वेलकम टू द एग्जाम होल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इससे पहले हमने पंचायत इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की थी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। देखो, अर्बन लोकल बॉडीज़ 74th अमेंडमेंट 1992, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 ये क्या ऐड करता है? ये ऐड करता है पार्ट 9A, ठीक है। कौन सा पार्ट ऐड करता है? पार्ट 9A ऐड करता है, ठीक है। और कौन सा शेड्यूल ऐड करता है? तो शेड्यूल ऐड करता है 12th शेड्यूल, राइट। तो पार्ट 9A ऐड करता है और शेड्यूल ऐड करता है 12th शेड्यूल। अब क्या करेगा? स्टैंडर्डाइज करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर को अर्बन लोकल बॉडीज़ के। जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना, तो जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा? उसको एडमिनिस्ट्रेट स्टैंडर्डाइज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए लेके आया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ब्लूप्रिंट के बारे में। आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG, 243P से लेकर 243ZG, ठीक है। तो ये आर्टिकल लेट्स सपोज भी कोई भी आर्टिकल इनके बीच में आ जाता है क्वेश्चन में, कोई भी आर्टिकल इनके बीच में अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल किससे रिलेट करेगा फिर ये, राइट। करेगा ना अर्बन लोकल बॉडीज से। ओके, सो हम आर्टिकल देखने वाले हैं और आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG बहुत ज़्यादा लेंथी रहेगा, बट हमें यहाँ पे फोकस करना है अपने काम की चीज़ों पे, ठीक है। काम की चीज़ें कैसे? चलो एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये राइट 243Q, आर्टिकल 243Q, ठीक है। जो आर्टिकल 243Q है वो किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ की, म्यूनसिपैलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन की। देखो कैसे मैंडेट 3 फंक्शनल टाइप, जो आपका 243Q है इसमें मैंडेट क्या किया गया? फंक्शनल टाइप, 3 फंक्शनल टाइप मैंडेट किए गए हैं, ठीक है। 3 फंक्शनल टाइप को मैंडेट किया गया है, 3 फंक्शनल टाइप को यहाँ पे मैंडेट किया गया है। कौन कौन से फंक्शनल टाइप है? तो नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत, एंड दूसरा जो है आपका म्यूनसिपल काउंसिल, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है कि जो नगर पंचायत है वो ट्रांजिशनल एरिया है। क्या ये? ट्रांजिशनल एरिया। नगर पंचायत क्या है आपका? ट्रांजिशनल एरिया, नगर पंचायत से ट्रांजिशनल एरिया, राइट। जबकि जो म्यूनसिपल काउंसिल है वो स्मॉलर अर्बन एरियाज है। म्यूनसिपल क्या है? म्यूनसिपल काउंसिल से स्मॉलर अर्बन एरियाज है, राइट। जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो एक लार्ज अर्बन एरियाज है। क्या है? लार्ज अर्बन एरियाज, राइट। एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप कैन बी एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नर। जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है वो एग्जेम्प्ट किया सकती है किसी द्वारा? गवर्नर के द्वारा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया कि एक क्या इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है वो एग्जेम्प्ट की सकती है गवर्नर के द्वारा। यस, गवर्नर के द्वारा एग्जेम्प्ट की जा सकती है। ओके, चलो फिर 243 क्यों डिस्कस करता है इसके बारे में, राइट। हम बात करेंगे 243R की। सो कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, राइट। जितने भी सीट्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से फिल होंगी। जितने भी सीट्स किससे फिल होंगी? डायरेक्ट इलेक्शन से फिल होंगी, राइट। जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोवाइड करेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन विद स्पेशल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज हु डज नॉट पजेस वोटिंग राइट्स इन द काउंसिल मीटिंग। तो जो आपका एक्चुअल में जितने भी आपके सीट्स हैं वो फिल किए जाएंगे डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो जो सीट्स हैं फिल किएंगे डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोवाइड कर सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन, उन पर्सन का रिप्रेजेंटेशन जिसके पास स्पेशल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है, ठीक है। तो उनको प्रोवाइड कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन उनके पास क्या नहीं होगा? उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट में आप में कि वोटिंग राइट्स के पास नहीं होगा काउंसिल मीटिंग्स के अंदर, ठीक है। फिर 243S कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमिटीज़, मैंडेटरी सेटिंग अप वार्ड कमिटी। जो वार्ड कमिटी है ना उसका सेटअप मैंडेटरी है फॉर म्यूनसिपैलिटीज़ के जिनके पास पॉपुलेशन 3 लाख है उससे ज़्यादा है। तो अगर पॉपुलेशन 3 लाख है या उससे ज़्यादा है, ठीक है, 3 लाख है उससे ज़्यादा है तो मैंडेटरी है वार्ड कमेटी का सेटअप, राइट। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करें तो वही चीज़ कि भाई SC/ST रिजर्वेशन जो कि बेस्ड होगा पॉपुलेशन रेशो पे। मिनिमम 1/3 जो विमेन की सीट जो है वो आपका रिजर्व होंगी। डिस्क्रिशनरी OBC रिजर्वेशन लेफ्ट टू स्टेट्स। अब जो OBC का रिजर्वेशन है वो स्टेट पे लेफ्ट है, वो स्टेट देखे कर सकता है नहीं कर सकता, वो स्टेट की बात है, बट ये मैंडेटरी है 1/3 रिजर्वेशन विमेन के लिए है। तो पहले ही बताया था विमेन, SC विमेन, ST विमेन और टोटल विमेन, इसका 33% रिजर्व होगा, ठीक है। बट जो बिहार है वो पहला ऐसा स्टेट है जिसने 50% रिजर्वेशन दिया है विमेन को, ठीक है। ओके, 243 ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ ड्यूरेशन क्या है? 5 ईयर्स टर्म है म्यूनसिपैलिटीज़ का, ठीक है। तो वही जैसे कि आपको ग्राम सभा में था जो पंचायत इंस्टीट्यूशन था ना 5 साल के लिए इलेक्ट किए थे, सेम उसी तरीके से 5 साल के लिए ये भी इलेक्ट किया जा रहा है।
रिमाइंडर टर्म एप्लीकेशन रूल्स मैच आर्टिकल 243 एग्जैक्टली इफ डिसॉल्व मिड टर्म। देखो अगर मान लो हमने उस केस में पढ़ा था पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो अभी दोबारा देख लेते हैं, राइट। देखो ये कह रहे हैं कि 5 साल तक का टर्म है, ठीक है, 1 ईयर, 5 ईयर, 2, 3, 4। अब लेट्स सपोज भी ये तीसरे साल में डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, तो विद इन 6 मंथ यहाँ इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ से 6 महीने बचे थे और उसके बीच में डिसॉल्व हो गई तो इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इलेक्शन नहीं होगा। और अगर ये विद इन 6 मंथ में इलेक्ट की गई है तो ये कब तक चलेगी, तब तक ये वाले 5 साल पूरे नहीं होते तब तक चलेगी, और फिर दोबारा री इलेक्ट होंगे नए इलेक्शन, ठीक है, सेम। ओके, आगे समझ में। तो जैसे हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर था उसी तरीके से म्यूनसिपैलिटीज़ वाले में भी, राइट। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मिनिमम एज जो है कंटेस्ट करने की अर्बन इलेक्शन की वो 21 ईयर्स है, सेम जैसे कि इसमें था। पावर, अथॉरिटी, ड्यूटीज़ या आर्टिकल 243 भी बात करता है, एंड यहाँ पे कंटेन करता है लेजिस्लेटिव बैकिंग 18 आइटम्स की, जो कि लिस्ट है 12 शेड्यूल में। वहाँ पे कितने आइटम्स है, 29 आइटम्स, और यहाँ पे 18 आइटम्स है 12 शेड्यूल के अंदर, 29 आइटम थे 11 शेड्यूल के अंदर, राइट। अब फाइनेंस कमीशन 243 बाई स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है स्टैब्लिश किया गया अंडर आर्टिकल 243 आई। आर्टिकल 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। ऑल्सो रिव्यू म्यूनसिपल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये म्यूनसिपल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखता है, ठीक है। ये म्यूनसिपैलिटी के फाइनेंशियल मैटर्स को देखेगा और रिकमेंड करेगा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट गवर्नर के लिए, ठीक है। तो गवर्नर को क्या करेगा, रिकमेंड करेगा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। ओके, चलो अब ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन टू म्यूनसिपैलिटीज़, तो इस स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है वो रिटेन करता है एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन के लिए एंड कंडक्ट करने के लिए अर्बन लोकल पोल्स को। तो अर्बन लोकल पोल करवाना है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट लेजिस्लेटिव, यहाँ पे सेंटर का कोई रोल नहीं है, राइट। अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करें तो कंसोलिडेटेड प्लान प्रिपेयर्ड बाय पंचायत के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा और म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। पीपीसी ट्रैप क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है एटलीस्ट 4/5 या फिर 80% ऑफ डीपीसी मेंबर मस्ट बी इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज़। कितना परसेंट, 80%। तो डायरेक्ट इलेक्ट हो कहाँ से, ये मस्ट बी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड होने चाहिए। 80% तो इलेक्टेड होने ही चाहिए, कहाँ से, आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत से और म्यूनसिपैलिटीज़ से, राइट। तो ये बात करता है, ये अपना आप इंपॉर्टेंट है। 243 मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी मैंडेट फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया 10 लाख, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए मेट्रोपॉलिटन होने के लिए, ठीक है। तो कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए मेट्रोपॉलिटन होने के लिए, 10 लाख पॉपुलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यूपीसी के एटलीस्ट 2/3 66.6% ऑफ इट्स मेंबर मस्ट बी इलेक्टेड बाय फ्रॉम द इलेक्टेड कमेटी, ठीक है। कितना, ये ध्यान रखना, 2/3। अगर मेट्रोपॉलिटन उसकी बात करते हैं ना, पॉपुलेशन की या मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ की बात करें तो उसमें 2/3 जो मेंबर हैं वो इलेक्ट होने चाहिए, कहाँ से, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इन दैट मेट्रोपॉलिटन रीजन, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ओके, 243 एंड ध्यान रखना कि जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना है, राइट। पढ़ते समय उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्या बार है इंटरफेरेंस ऑफ बाई कोर्ट्स के द्वारा, देखो जो कोर्ट्स है ना वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए डिलिमिटेशन में और सीट एलोकेशन में आइडेंटिकल टू आर्टिकल 243O। तो जो 243O आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, सीट एलोकेशन में नहीं होनी चाहिए और डिलिमिटेशन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़ के। अब हम बात करेंगे कमेटी इवोल्यूशन के बारे में, कमेटी किस तरीके से इवॉल्व हुई एंड उनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। तो पहले बात करेंगे कौन कौन सी कमेटी थी। देखो सबसे पहले कमेटी है बलवंत राय कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस पूछ लेता, राइट। तो पहला कौन है, बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद कौन सी कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी। फिर है GVK राव कमेटी एंड देन आपका सिंघवी LM सिंघवी कमेटी और फिर थुंगान कमेटी, राइट। तो एक एक कमेटी को देखते हैं, सीक्वेंस ध्यान रखना। ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में स्टार्टिंग में होता, फर्स्ट कमेटी है। क्या मैंडेट था, अपॉइंटेड टू एग्जामिन, क्यों अपॉइंट किया गया था इनको, एग्जामिन करने के लिए वर्किंग को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है एंड जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है उसके वर्किंग को, उसके काम को एग्जामिन करने के लिए इसको अपॉइंट किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी को, ठीक है। फिर
कोर कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, रिकमेंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इन्होंने रिकमेंड किया एस्टैब्लिशमेंट को लिए, क्या एस्टैब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन किया, रिकमेंड किया, एस्टैब्लिश नहीं किया, रिकमेंडेशन दिया है किसके लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का रिकमेंडेशन किसने दिया था, आपका बलवंतराय मेहता कमेटी ने। ठीक है, अब इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर प्रपोज किए, 3 टायर स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज किए थे। ठीक है, इसमें था आपका ग्राम पंचायत जिसमें विलेज डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है यहाँ पे, फिर पंचायत समिति, ब्लॉक जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे होते हैं, फिर जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या है, पहला विलेज, ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत, विलेज डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राइट, फिर पंचायत समिति और ये आपका ब्लॉक, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, राइट, और फिर आपका क्या आएगा इधर, जिला परिषद, जिला परिषद, ये आएगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। तो पहले जिला, पहले आपका ग्राम पंचायत, फिर आपका ये एंड देन जिला परिषद। ठीक है, ओके। नोड ऑफ पावर, पंचायत समिति या ब्लॉक की बात करें तो जो पंचायत समिति है, जो ब्लॉक है, शुड बी पाइवटल एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कैसी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये वो जो वाली पंचायत समिति जो है क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, इट्स एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। कैसी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, राइट। फिर कह रहा है जिला परिषद शुड रिमेन एडवाइजरी, और जो जिला परिषद वाली ये वाली 3rd नंबर पे ये एडवाइजरी है, राइट। कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी, तो एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको वो हेड होगा जिला परिषद का। ठीक है, तो जिला परिषद का हेड कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड होगा जिला परिषद का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं हम अशोक मेहता कमेटी पे, 1977, राइट। चलो, अशोक मेहता कमेटी की बात करें 1977, ये अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा, जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा। क्या करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए डिक्लाइनिंग पीआरआई फ्रेमवर्क, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो डिक्लाइन कर रहा था, उसको वापस लाने के लिए, वापस जिंदा करने के लिए जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कौन सा कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। स्ट्रक्चर क्या था, इसमें इन्होंने रिप्लेस कर दिया 3 टायर स्ट्रक्चर को 2 टायर सिस्टम के साथ। तो जो बलवंतराय मेहता कमेटी उसमें 3 टायर स्ट्रक्चर था, उसमें 2 टायर हो गया। ठीक है, अशोक मेहता में क्या हो गया, 2 टायर सिस्टम हो गया। ये क्या कंसिस्ट कर रही थी, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, एंड मंडल पंचायत एंड मंडल पंचायत विलेज लेवल पे। ठीक है, और ये एग्रीगेट था पॉपुलेशन का 15,000 से लेकर 20,000 पॉपुलेशन का एक मंडल परिषद, मंडल पंचायत किसे कहते हैं, जिसमें लोग कितने लोग हो सकते थे, 15,000 से लेकर 20,000 तक के लोग, राइट। क्या गायब कर दिया उन्होंने, पंचायत समिति। अब नोड ऑफ पावर, जिला परिषद जो है वो शुड मेड बाय द प्राइमरी एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। तो जो जिला परिषद था यहाँ पे, जो जिला परिषद है उसका काम यहाँ पे क्या है कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गया। ठीक है, प्राइमरी एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी गई जिला परिषद को। इन्होंने रिकमेंड कर रहा है कि होनी चाहिए, प्राइमरी एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, डिसेंट्रलाइज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग को, राइट। जबकि पॉलिटिकल डायनेमिक्स की बात करें तो रिकमेंडेड द फॉर्मल एंड ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड विद द सिंबल एट ऑल टायर्स ऑफ द इलेक्शन। तो जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स था उसमें क्या था, उसने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया, फॉर्मल एंड ऑफिशियल पार्टिसिपेशन को। ठीक है, तो फॉर्मल एंड ऑफिशियल पार्टिसिपेशन किसका, पॉलिटिकल पार्टीज का, किसके साथ, सिंबल्स के साथ, सारे के सारे टायर ऑफ इलेक्शंस के अंदर। ये अशोक मेहता कमेटी बोल रही है। फिस्कल एंड सोशल में काम किया गया, रिकमेंड किया कंपलसरी टैक्सेशन पावर टू इंश्योर। तो यहाँ पे कंपलसरी टैक्सेशन पावर इंश्योर की गई, इंश्योर करने के लिए इंडिपेंडेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन को एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स फॉर पंचायती राज इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये सारे के सारे काम किसके थे, अशोक मेहता कमेटी के। ठीक है, मेन जो था वो ये था, 2 टायर सिस्टम बना दिया, जिला परिषद का काम किया था, मंडल परिषद पंचायत का काम किया था, जिला परिषद में क्या क्या किसके लिए बना दी गई। ठीक है, ये सब चीज़ें। ओके, हम बात करते हैं जीवी के राव कमेटी की। ठीक है, जीवी के राव कमेटी ये अपॉइंट की गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा एसेस करने के एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो जो जीवी के राव कमेटी है 1985 में, उसको अपॉइंट किया प्लानिंग कमेटी ने, प्लानिंग कमीशन ने। क्या, क्यों अपॉइंट किया गया था, एसेस करने के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट को रूरल डेवलपमेंट के लिए। फेमस एक्सियम क्या था, कॉन्क्लूड विद दैट, इन्होंने कॉन्क्लूड किया कि डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बिकम सीवियरली ब्यूरोक्रेटाइज्ड। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बिकम क्या हो चुकी है, वो सीवियरली ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो चुकी है,
टर्निंग पीआरआईज, उन्होंने पीआरआई को क्या बना दिया है, ग्रास विदाउट रूट सिस्टम बना दिया है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट क्या कर रहा है, पीआरआई को क्या बना दे रहा है, ग्रास विदाउट रूट्स बना रहा है। किसके एग्जाम थे, जीवी के राव कमेटी के। तो इन्होंने रिकमेंड क्या किया फिर कि मेकिंग द डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद द फाउंडेशनल यूनिट, इन्होंने जिला परिषद को फाउंडेशनल यूनिट बना दिया प्लानिंग के लिए और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे, ठीक है, ये आ सकता है ना। प्रपोज क्रिएटिंग द पावरफुल एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का प्रपोज कहाँ किया गया था, जीवी की राव कमेटी के द्वारा किया गया था। फंक्शन उसका फंक्शन के लिए क्या फंक्शन होगा इसका, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करेगा जिला परिषद के, ठीक है। तो किस तरीके से काम करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम करेगा जिला परिषद के, हो गया अपना इंपॉर्टेंट, राइट। अब बात करते हैं एलएम सिंघवी कमेटी की 1986। ये अपॉइंट किया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों अपॉइंट किया गया था, रिवेटलाइज करने के लिए पीआरआईज को, डेमोक्रेसी के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो एक बार रिवेटलाइज किया गया किसमें, आपका अशोक मेहता कमेटी के अंदर, और दोबारा रिवेटलाइज किया गया आपका किसके अंदर, सिंघवी कमेटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट टू स्ट्रॉन्गली एडवोकेट दैट पीआरआईज मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, जो पीआरआई है कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। किस केस में, एलएम सिंघवी कमेटी के केस में बोला जा रहा है। प्रोटेक्टेड होना चाहिए, एलएम सिंघवी कमेटी के केस में बोला जा रहा है। प्रिजर्व्ड होना चाहिए, एलएम सिंघवी कमेटी के केस में बोला जा रहा है। रिकमेंडेड इंसर्टिंग ए न्यू चैप्टर टू गारंटी टाइमली रेगुलर एंड फ्री लोकल पोल, सो दैट की नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे कि टाइमली रेगुलर एंड फ्री लोकल पोल्स हो सके। फिर जुडिशियल नोट पे यहाँ पे देखने को मिलेगा एडवोकेट एस्टैब्लिश्ड लोकल न्याय पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे एडवोकेट, ये एडवोकेट मतलब ये फेवर में थे इस्टेब्लिश करने के लिए लोकल न्याय पंचायत को, क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए रिजॉल्व करने के लिए लोकलाइज सिविल डिस्प्यूट्स, ठीक है। जो लोकलाइज सिविल डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करने के लिए स्ट्रांगली एम्फेसाइज है ग्राम सभा, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया ग्राम सभा को एक एम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये मतलब इसका पूरा का जो कोर है ना, कंक्लूजन ये है कि ये स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, ग्राम पंचायत को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, राइट। ओके, अब बात करते हैं थुंगोन कमेटी 1988 एंड गडगिल कमेटी 1988, राइट। क्या है इस कमेटी के अंदर, देखते हैं। सो लेट्स सी, पीके थुंगोन कमेटी, ठीक है। पीके थुंगोन कमेटी सब कमेटी है पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी की, तो एक पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी है, उसकी जो सब कमेटी है वो है पीके थंगन कमेटी, ठीक है, थंगोन कमेटी। इनका रिकमेंडेशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल 3 टायर स्ट्रक्चर, दोबारा वापस 3 टायर स्ट्रक्चर, मेकिंग द डिस्ट्रिक्ट द प्लानिंग हब, डिस्ट्रिक्ट को प्लानिंग हब बना दिया, एंड मेकिंग द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हब एंड गिविंग जिला परिषद फिक्स्ड 5 ईयर टेन्योर, ठीक है। जिला परिषद को कितना फिक्स 5 ईयर टेन्योर दिया और डिस्ट्रिक्ट को प्लानिंग हब बनाया। फिर वी एन गडगिल कमेटी के अकॉर्डिंग में इसमें क्या हुआ, पॉलिसी एडवाइजरी ग्रुप था, क्या था, पॉलिसी एडवाइजरी ग्रुप था। प्रिपेयर द फॉर्मल लेजिस्लेटिव ब्लूप्रिंट, इन्होंने फॉर्मल लेजिस्लेटिव ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर किया। इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड वुमेन, SC और ST वुमेन के लिए रिजर्वेशन मैंडेटरी हो जाए, ये वी एन गडगिल कमेटी का कॉन्सेप्ट था। सेटिंग अप इंडिपेंडेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन, इंडिपेंडेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन का सेटअप हो, गिविंग द PRI's कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो PRI's कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, एंड डायरेक्टली शेप द ड्राफ्ट ऑफ द 73rd अमेंडमेंट बिल, और जो डायरेक्टली शेप किया ड्राफ्ट को 73rd अमेंडमेंट बिल। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो थंगोन कमेटी एंड गडगिल कमेटी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। नो वरी, 100% क्वेश्चन आएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है। और ये तो मेन से काम आने वाली है आपके, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं 11th एंड 12th शेड्यूल सब्जेक्ट मैट्रिक्स देखेंगे। तो देखो जो 11th शेड्यूल है वो आर्टिकल 243G डिस्क्राइब करता है, राइट। एंड इसमें 29 फंक्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं पंचायत के लिए। फोकस ऑन स्ट्रक्चरल क्लस्टर, देखो हमें ना यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें रटना तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, इतना सारा डाटा भी नहीं जाएगा, हम स्ट्रक्चरल उसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। पहला क्या है, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड लैंड, ठीक है। तो क्या कह रहा है, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड लैंड, एग्रीकल्चर। तो पहला क्या है, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड लैंड की बात करें, ठीक है। सो पहला एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, लैंड एम्पावरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, फिर माइनर इरिगेशन की भी बात कर रहा है, वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, वाटरशेड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है, डेयरी की बात कर रहा है, पोल्ट्री की बात कर रहा है, फिशरीज की बात कर रहा है, सोशल फॉरेस्ट्री की बात कर रहा है, फार्म फॉरेस्ट्री की बात कर रहा है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन एंड लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। अब नेक्स्ट तो ये देखो, फिर क्या है कि रूरल इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है 11th शेड्यूल। इसमें क्या क्या जाएगा, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहेंगी, इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहेंगी, इसमें खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री रहेगी, इसमें रूरल हाउसिंग आ जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा, रोड आ जाएगा, कल्वर्ट आ जाएगा, ब्रिज आ जाएंगे, फेरीज, वाटरवेज, अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाएगा, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स भी आ जाएंगे, ठीक है।
फिर आगे बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल वेलफेयर के अंदर, इसमें क्या आएगा, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एजुकेशन आ जाएगा, इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल आ जाएगा, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन आ जाएगा, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन आ जाएगा, लाइब्रेरीज, कल्चर एक्टिविटीज़, मार्केट्स, फेयर्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। पढ़ लेने के बाद फैमिली वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, राइट। पब्लिक गुड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, ठीक है। तो ये जो भी हमने पढ़ा है ना, ये हमने 11 शेड्यूल का पढ़ा है, इसमें 29 आइटम्स है इसलिए ज़्यादा है, बट 12 शेड्यूल में 18 है, तो उसको देखते हैं। 12 शेड्यूल आर्टिकल 243W, 18 फंक्शनल सब्जेक्ट्स फॉर म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं देखते हैं। सो देखो, अर्बन स्पेशल आर्किटेक्चर में क्या, अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड एंड ब्रिजेस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो अर्बन में प्रॉब्लम हो सकती है ना, वो इस पार्ट में होगी, और जो रूरल में प्रॉब्लम हो सकती है रूरल एरियाज के अंदर, वो 11 शेड्यूल के अंदर होगी। एनवायरमेंट एंड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये ऑब्वियसली बात है, अर्बन का केस है। फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो दोनों में रहेगा, वीकर सेक्शन सोसाइटी इंक्लूडिंग द हैंडीकैप्ड, मेंटली रिटार्डेड, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। फिर आता है सिविक एमिनिटीज एंड सेफ्टी, तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज जैसे कि पार्क, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, प्रमोशन ऑफ कल्चर, एजुकेशनल, एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, बरियल एंड बरियल ग्राउंड, क्रीमेशन ग्राउंड्स, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, कैटल पाउंड, prevention of cruelty to animal, vital statistics including registration of births and deaths, public amenities including street lighting, parking lots, bus stops, public conveniences, regulation of slaughterhouse and the tanneries। क्या ये सिविक एमिनिटीज एंड सेफ्टी के बारे में बात करेगा। नॉट ऑन बिहार म्यूनसिपैलिटीज, ये अब देखो थोड़ा ध्यान से, अंडर द बिहार म्यूनसिपल एक्ट 2007 टाउन्स जो है क्लासिफाइड किया जाता है एक्सप्लिसिटली इनटू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, ठीक है, नगर काउंसिल के अंदर, नगर पंचायत के अंदर, जो कि बेस्ड है किस पे, नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रेवेन्यू थ्रेशोल्ड के बेस पे। तो अगर हम बात करेंगे बिहार के म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पे आपको, कि इस एक्ट के अंदर बिहार म्यूनसिपल एक्ट के अंदर जो टाउन्स है वो क्लासिफाई करेंगे एक्सप्लिसिटली किसमें, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, नगर काउंसिल में, नगर पंचायत में, जो कि बेस्ड होंगे इसमें नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डेंसिटी बेस्ड है, रेवेन्यू थ्रेशोल्ड पे बेस्ड है, राइट। अब बात करते हैं हाई करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर थोड़ा देखते हैं कि करंट अफेयर में क्या पूछा गया है। क्रूशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज, करंट रिपोर्ट्स एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट शेपिंग द अपकमिंग एग्जाम साइकिल। ओके, आगे देखते हैं क्या है इसमें। 16th फाइनेंस कमीशन, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो चेयर किसके द्वारा किया है, इनका नाम याद रखना, डॉक्टर अरविंद पनागरिया, जो कि सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट्स को नवंबर 17, 2025 में अवार्ड राइट करने के लिए। अवार्ड पीरियड क्या था इसका, 2026 से 2030 से 31 तक। हैज इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन टू लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, जो लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग है उसमें मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। क्या, एग्रीगेट एलोकेशन स्केल, जैसे कि रिकमेंड किया मैसिव ग्रांट पूल, लाइक इतना लोकल बॉडीज़ को अक्रॉस 5 ईयर अवार्ड पीरियड के लिए, मतलब इतना अमाउंट रटना नहीं है, ध्यान रखना बस। अब 60-40 स्ट्रक्चरल स्प्लिट, ठीक है, 60-40 का रेशो दिया है, ठीक है, कितना किसको मिलेगा। तो फिजिकल एलोकेशन डिवाइड किया गया है, इतना करोड़ अप्रोक्स 53-56 से, देखो 50 to 60% इसका, 50 to 60% किसका, रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए, एंड इतना अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। तो इसका मतलब ये आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, रूरल बॉडीज़ के लिए हो गया, राइट। दिस रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब्सटेंशियल डेलिब्रेट स्केल अप इन अर्बन म्यूनसिपल एज अपोज टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस ऑन एक्सेलरेटिंग अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंशियल डेलिब्रेट स्केल अप, किसमें, अर्बन म्यूनसिपल्स के अंदर, ताकि सपोर्ट कर सके, एड्रेस कर सके स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस को, एक्सेलरेट अर्बनाइजेशन के, राइट। चलो आगे मूव करते हैं। वेट अ मिनट, 80-20 बेसिक वर्सेस परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक्चुअली में ग्रांट किया गया है सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड, किसमें 80% बेसिक ग्रांट एंड 20% परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स, ठीक है। 80 एंड 20, तो 80% कौन सा ग्रांट, बेसिक ग्रांट 80% एंड परफॉर्मेंस ग्रांट 20%, ठीक है। द परफॉर्मेंस ग्रांट कंपोनेंट इज स्प्लिट बिटवीन लोकल लेवल फॉर स्पेशल आउटकम, स्टेट लेवल, स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन। तो जो वाला परफॉर्मेंस ग्रांट है ना, ये दोबारा स्प्लिट हो गया किसमें, आपका लोकल लेवल फिजिकल आउटकम्स के अंदर, लोकल लेवल फिजिकल आउटकम्स के अंदर, और स्टेट लेवल स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, राइट।
स्ट्रिक्ट एंट्री लेवल कंडीशनैलिटीज यहाँ पे स्ट्रिक्ट एंट्री लेवल जो है कंडीशनैलिटीज स्ट्रिक्ट है, जैसे कि नो लोकल बॉडी ग्रांट कैन बी रिलीज टू अ स्टेट अनलेस, कोई भी लोकल बॉडी ग्रांट जो है रिलीज नहीं किया सकता स्टेट के लिए जब तक कि 3 मैंडेटरी एंट्री क्राइटेरिया पूरे ना हो जाए। ठीक है, अब कौन कौन से मैंडेटरी क्राइटेरिया जो कि हमें पूरे करने हैं एंट्री के लिए उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड बना के क्वेश्चन। तो स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज इन फुल कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, फुल कंप्लायंस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, जो स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन है लोकल बॉडी का वो क्या होना चाहिए, फुल कंप्लायंस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजनल एंड ऑडिटेड एनुअल अकाउंट ऑफ लोकल बॉडीज इन पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, तो किस में होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। तीसरा, जो टाइमली स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टाइमली बनाया गया हो स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टाइमली स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा। राइट, कहने का मतलब सिंपल से है कि अगर स्टेट टाइमली स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएगी या उसको काम करने के लिए अलाउ करेगी पर्टिकुलर 5 ईयर टर्म्स के लिए, और उसको हर 5 ईयर टर्म्स के लिए बनाया जाएगा एक पीरियडिकली वे में, तो ये एक एंट्री लेवल का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे 3 पार्ट है एंट्री लेवल के। तो पहला है आपका जो स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन है लोकल बॉडीज़ का वो फुल कंप्लायंस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। फिर जो पब्लिक डिस्क्लोजर है प्रोविजनल, जो पब्लिक डिस्क्लोजर है प्रोविजनल का एंड ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स का लोकल बॉडीज़ के, वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। और तीसरा, टाइमली स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। राइट, ओके। अब टाइड वर्सेस अनटाइड लोकेशन क्या है, 50-50 क्लीन स्प्लिट, मतलब विद इन द बेसिक ग्रांट 50% इज कम्प्लीटली यूनाइटेड। जो बेसिक ग्रांट है ना, जो बेसिक ग्रांट है उसमें 50% कम्प्लीटली क्या यूनाइटेड है, 50% इज कम्प्लीटली यूनाइटेड allowing local prioritization, ये अलाउ करता है लोकल प्रायोरिटाइजेशन को, बट विद अ स्ट्रिक्ट कैप ऑफ 20% ऑन रोड कंस्ट्रक्शन, 20% रोड कंस्ट्रक्शन पे, कंप्लीट बैन ऑन यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज है उस पर कंप्लीटली बैन कर दिया है, उसको जो फंड होगा ना वो यूटिलाइज नहीं किया सकता एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज के लिए। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना दिमाग में। दी रिमेनिंग 50% स्ट्रिक्टली टाइड, जो रिमेनिंग 50% है वो स्ट्रिक्टली टाइड है, जैसे कि सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आप खर्च कर सकते हो, और आप वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग में खर्च कर सकते हो इस 50% को, अदरवाइज किसी दूसरी चीज़ में खर्च नहीं कर सकते। और जो बाकी पहले वाला जो अनटाइड था 50%, वो आप लोकल प्रायोरिटीज़ पे खर्च कर सकते हो, लेकिन आपका स्ट्रिक्ट कैप होना चाहिए 20% किस पे, रोड कंस्ट्रक्शन पे, एंड कंप्लीट बैन होना चाहिए यूटिलाइजिंग फंड्स को, आप को यूटिलाइज नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज के लिए। राइट, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा 50%, 50% ये अनटाइड है। ठीक है, ये अनटाइड है। तो अनटाइड आपका क्या है, अनटाइड आपका इस पे आएगा लोकल प्रायोरिटीज़ पे बेस्ड होगा, तो अनटाइड लोकल प्रायोरिटीज़ पे बेस्ड होगा। ठीक है, उसमें से भी जो 20% है, ठीक है, इसमें 20% है आप रोड कंस्ट्रक्शन पे खर्च करोगे। ठीक है, 20%। और एक और चीज़ बोली गई है, जो फंड है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो 50% है वो टाइड है, आप इसको सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में खर्च कर सकते हो, और आप वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खर्च कर सकते हो इस 50% को खाली। ठीक है, ये स्पेशलाइज अर्बन फंडिंग ब्लॉक, तो स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट, ठीक है, एक्सप्लिसिटली टाइड टू कंस्ट्रक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन सिटीज एंड पॉपुलेशन के साथ लगभग 10 लाख से लेकर 40 लाख बेस्ड ऑन 11 सेंसस 2011 सेंसस बेस पे। तो एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट है, इतना करोड़ याद नहीं करना कितना करोड़ है, बट हाँ ऐसा एक दे रखा है पॉइंट कि एक्सप्लिसिटली टाइड है कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को सिटीज के अंदर एंड पॉपुलेशन के साथ कितना 10 लाख से 40 लाख तक के बीच। अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट रियलाइज्ड रिलीज टू स्टेट एज एन वन टाइम स्ट्रक्चरल ग्रांट, ये वन टाइम स्ट्रक्चरल ग्रांट है ईज हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल फ्रिक्शंस को। ठीक है, जब व्हेन मर्जिंग पेरी अर्बन विलेज, जब पेरी अर्बन विलेज पे मर्ज करता है तो जो फाइनेंशियल फ्रिक्शंस होते हैं उसको ईजी करने के लिए ग्रांट दिया जाता है, अर्बन प्रीमियम ग्रांट। ठीक है, कंटिजेंट द स्टेट फॉर्मुलेटिंग फॉर्मल रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन पॉलिसी। तो लेट्स बोल भी ये अर्बन है एरिया, ये रूरल एरियाज़ है, तो यहाँ आसपास का एरिया थोड़ा अर्बन हो जाएगा, तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए समथिंग करने के लिए यहाँ पे अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट दिया जाता है इतने करोड़ का। ओके, फिर कह रहा हूँ जो जो आपका मोटी मोटी रकम दी गई है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि हाँ कि किस तरीके से कैसे 50-50 का रेशो था, 80-20 का रेशो है। ठीक है, इस तरीके से समझना है। ओके, फिर जुडिशियल फ्रिक्शन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन मैंडेट, रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है वो क्लेरिफाई करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री है किसके बीच में, एसईसी के बीच में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बीच में, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर के बीच में अंडर आर्टिकल 243 एंड 243Z। ठीक है, क्या है इनवायलेबिलिटी ऑफ द 5 ईयर टर्म। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली रूल किया कि जो 5 ईयर टेन्योर है, जो 5 ईयर टेन्योर रूल है वो एब्सोल्यूट है। क्या है वो एब्सोल्यूट, कोई इसे खत्म नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्लॉय स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट
वो डिप्लॉय नहीं कर सकती स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट को डिले करने के लिए वॉट डिलिमिटेशन को यूज़ करके पेंडिंग सेंसस अपडेट्स को एज लीगल कवर टू पोस्टपोन लोकल इलेक्शन एंड इंस्टीड हैंड पिक ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटर पास दी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपायरी। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो 5 साल का टेन्योर उसे पूरा होने देगी, उसको लेट नहीं करेगी। 5 साल में इलेक्शन होने हैं तो होने हैं, ये नहीं कि कुछ भी बहाना मार के उन्होंने क्या करा कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके। इलेक्टोरल ऑटोनॉमी वर्सेस एग्जीक्यूटिव फ्रिक्शन। While the operational scheduling of elections require coordination with the state executive for police and logistic, ठीक है, police and logistic, ultimate constitutional authority to direct, control and superintendent electoral rolls and local polls resides exclusively के साथ SECs के साथ। ठीक है, तो जितने भी पावर है ना इलेक्शन से लेके वो SEC के साथ में होगा। SEC मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ में। अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन डिटरमाइन करता है कंडीशन आर साउंड, वो कह रहा है कि हाँ इलेक्शन कंडीशन कुछ साउंड है, तो जो स्टेट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है सप्लाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को। ठीक है, अगर SEC ने एक बार पा लिया कि स्टेबलाइज सिचुएशन है, इलेक्शन करवा सकते हैं, तो स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है स्टेट कि वो सप्लाई करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को। अगर यूपीएससी का क्वेश्चन तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से यूपीएससी का। ठीक है, स्ट्रिक्ट ट्रिपल टेस्ट फॉर ओबीसी रिजर्वेशन ग्राउंडेड इन द लैंडमार्क विकास किशन राव गवाली प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बेड किया स्टेट्स को किससे इंप्लीमेंट करने के लिए ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल इलेक्शन विदाउट रिगोरसली एग्जीक्यूटिंग 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स। ठीक है, तो स्टेट जो है वो अपने मतलब से मन मर्जी में आके ओबीसी रिजर्वेशन नहीं कर सकती लोकल इलेक्शंस के अंदर। यहाँ पे कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा, सेटअप करेगा डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट एम्पिरिकल कमीशन कंडक्ट करने के लिए थोरो इंक्वायरी को इनटू एग्जैक्ट नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बैकवर्डनेस विद इन दी लोकल बॉडीज अक्रॉस द स्टेट। तो ऐसे नहीं मन मर्जी उठे और अपने वोट के फायदे के लिए क्या नाम है बैकवर्ड क्लासेस के इंक्लूड कर दिया। अब बैकवर्ड क्लासेस है भी या नहीं है कुछ पता नहीं है, तो नहीं, कुछ कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। राइट, तो कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी ये देखो। तो सेटअप करना पड़ेगा डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट एम्पिरिकल कमीशन ताकि वो कंडक्ट कर सके थोरो इंक्वायरी को, एग्जैक्ट नेचर को, इम्प्लीकेशन को बैकवर्डनेस के लोकल बॉडीज के अंदर अक्रॉस द स्टेट। राइट, फिर दूसरा स्पेसिफाई करना है प्रिसाइज प्रोपोर्शन को सीट रिजर्वेशन के जो कि रिक्वायर्ड है पर लोकल बॉडी, जो कि बेस्ड है इस पे वेरीफाइड एम्पिरिकल डेटा पे। ठीक है, इंश्योर करना है दैट द एग्रीगेट रिजर्वेशन परसेंटेज SC प्लस ST प्लस OBC डज नॉट रीच दी 50% एब्सोल्यूट सीलिंग टोटल सीट्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एग्जाम में याद रहनी चाहिए। सेक्शन 6 लास्ट 10 days हाई यील्ड रिवीजन चेकलिस्ट रिवाइज दिस फैक्ट्स एक्सेस बुलेट पॉइंट्स 48 आवर्स बिफोर एग्जाम। ठीक है, एग्जाम जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है क्या 243B 243Q अगर स्टेट पॉपुलेशन इज अंडर 20 लाख है, अगर 20 लाख के अंडर है 20 लाख के ऊपर नहीं है तो स्किपिंग द इंटरमीडिएट टेयर इज परमिसिबल। ठीक है भाई, ग्राम सभा इंटरमीडिएट और आपका जिला परिषद था ना, तो 20 वाले गायब कर सकते हो कब, अगर 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 20 लाख से कम पॉपुलेशन है। तो 243 अब 243B मिनिमम वोटिंग एज 14, मिनिमम एज टू कंटेस्ट एनी लोकल बॉडी इलेक्शन 21। तो वोटिंग की एज 18 है बट कंटेस्ट करने की इलेक्शन 21 ईयर्स है। बिहार एक्सेप्शन, बिहार मैंडेट कर रहा है 50% रिजर्वेशन वुमेन के लिए अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ PRI एंड ULBs। ठीक है, PRIs में भी ULBs में भी, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हो, 50% रिजर्वेशन बिहार दे रहा है वुमेन को। अब शेड्यूल काउंट 11 शेड्यूल में 29 फंक्शन आइटम्स, 12 शेड्यूल में 18 फंक्शन आइटम्स। राइट, 243 के 243 SEC कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बट रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, वो अपॉइंट करेंगे गवर्नर के द्वारा, लेकिन उनको रिमूव करने का हक सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। हाई कोर्ट जज रिमूवल प्रोटोकॉल्स को मैच करता है। प्लानिंग क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी at least 4/5 of member must be elected. Metropolitan Planning Committee at least 2/3 of the members must be elected. ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, कम से कम 4/5वां हिस्सा मेंबर उनको इलेक्ट होना पड़ेगा। एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी इलेक्टेड। फिर 16 फाइनेंस कमीशन टेबल फ्रेमवर्क कवरिंग 2026 to 31 लोकल बॉडी ग्रांट करेगा इतना। एंड कोर स्प्लिट का स्ट्रक्चर 80% बेसिक एंड 20% परफॉर्मेंस बेस्ड। बेसिक ट्राइड जो है वो आपका होगा कितना यूनाइटेड 50 to 50%। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखो पूरा का पूरा हो गया ना। अब ये चीज़ याद रहनी चाहिए, लेक्चर अच्छे से देख लिया ना, इसके आंसर खुद ही बता दोगे आप। ओके, सो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एंड प्लीज़ रिवाइज कर लेना अच्छे से, एक नहीं 2-3 बार वीडियो देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। राइट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सपोर्ट मी गाइस। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।